मुल्की सियासत में इस वक्त बड़ी अहम हलचल हो रही है। गुज़श्ता रोज़ हमने देखा कि मुत्तहिदा अपोजिशन का पहला इजलास भी हुआ। इसके अंदर मौलाना फजलुर रहमान, तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन पाकिस्तान और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक साथ बैठे। ख़ास इस बात में या इस इजलास के बारे में ये था कि एक तो पार्लियामेंट के फोरम के ऊपर सारे के सारे बैठे और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और मौलाना फजलुर रहमान एक साथ एक कमरे के अंदर एक प्लेटफॉर्म के ऊपर इकट्ठे होने की बातचीत की और आगे बढ़ने की बातचीत की। इसके साथ साथ जहां इससे मुतल्लिक पेशरफ्त के ऊपर बड़ी कड़ी नज़र रखी जा रही है और देखा जा रहा है आगे क्या होगा। खैबर पख्तूनख्वा पीटीआई के सदर हैं जुनैद अकबर साहब, जिन्होंने गुज़श्ता रोज़ शो में गुफ्तगू करते हुए बड़ी मानी खेज़ बात कही और एतराफ़ किया। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से भी गलतियाँ हुई। जब हम इक़्तिदार में थे तो हम उनकी बातें मानते थे और आज हमें पता चल रहा है कि हमने किया क्या। हमें लोग उस वक्त कहते थे, साद रफ़ीक साहब का उन्होंने नाम लिया, बार बार समझाते थे मगर हमें उस वक्त समझ नहीं आ रही थी। लेकिन आज सियासत को गाली बना दिया गया है और हम उसके बराबर के ज़िम्मेदार हैं। इससे एक ऐसा तासुर मिला कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को रियलाइजेशन है कि कहीं ना कहीं अब मिलकर बैठना है, सियासी माहौल को बेहतर बनाना है और इसके लिए आगे काम करना है, जैसे भी अपनी हिकमत अमली, लेकिन इसके लिए मिल बैठ कर आगे बढ़ना है। लेकिन दूसरी तरफ राना सनाउल्लाह साहब से जब रद्द-ए-अमल लिया गया मुत्तहिदा अपोजिशन के इस इजलास के ऊपर और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और मौलाना और ख़ास तौर पर पीटीआई की शमूलियत से मुतल्लिक, तो उन्होंने कहा कि तहरीक इंसाफ के तो ख़मीर में ही नहीं है कि वो किसी दूसरी सियासी जमात के साथ मिलकर बैठें, उनको अकोमोडेट करें, उनके साथ डायलॉग करें या फिर जमातों के साथ बैठकर कोई मुश्तरका लाया अमल बनाएं। सुनिए ज़रा राना साहब की बात। पीटीआई जो है उसके ख़मीर में पॉलिटिकल डायलॉग, सियासी जमातों के साथ बैठना, कोई मुश्तरका लाहे अमल तैयार करके आगे बढ़ना, किसी दूसरे को अकोमोडेट करना, ये है ही नहीं। पीटीआई जो है वो इमरान खान साहब से शुरू होती है और उन्हीं के ऊपर ख़त्म हो जाती है। राना साहब का बयान आपने मुलाहिजा किया। मैं हूं अलीना फ़ारूक शेख और इसी से गुफ्तगू शुरू करते हैं कि क्या राना सनाउल्लाह साहब जो बात कर रहे हैं, जो बयान दिया है उन्होंने तहरीक इंसाफ से मुतल्लिक, वो दुरुस्त है? हमें ज्वाइन करें इस डिस्कशन के लिए रीमा उमर साहिबा, महमूद सरफराज साहिबा, एजाज सैयद साहब और उमर शीमा साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। महमूद, आपसे गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। राना साहब जो बात कर रहे हैं एक तारीख़ी पस मंज़र से, लेकिन क्या आप समझती हैं कि जुनैद अकबर साहब ने कल जो बात की और अभी हाल ही में बहुत सी जो डेवलपमेंट्स हुई हैं सियासी मंजरनामे पर, उसके होते हुए भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वही पुरानी तहरीक इंसाफ है या कुछ बदलाव आया है? देखिए लीना, अगर तो खाली बात होती ना पीटीआई की, तो हम ये कह सकते हैं कि बिल्कुल एक हमने ये देखी एक कंसिस्टेंट चीज़ पीटीआई के अंदर, उनके मिजाज के अंदर, कि जब भी डायलॉग की बात होती है तो वो वाकई इमरान खान साहब से शुरू होती है और उन पर ही ख़त्म होती है। ये जब पहले भी गवर्नमेंट और पीटीआई का एक बार डायलॉग हुआ था, प्रोसेस स्टार्ट हुआ था, तो हमने देखा था वो किस तरीके से कितनी जल्दी से जो है वो ब्रेक डाउन हो गया था। और ओवरऑल पीटीआई एक जो इस सारी चीज़ के ऊपर देखती थी डायलॉग को, वो ज़्यादा बहुत स्केप्टिकली उस चीज़ को देखती थी। लेकिन इस वक्त तो अलीना बात हो रही है एक जो ग्रैंड अपोजिशन अलायंस की, तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन पाकिस्तान के बैनर के अंदर, उनके अम्ब्रेला के अंडर जो है ये काम कर रहे हैं। तो अगर आप देखें तो इसके अंदर तो काफ़ी चेंजेस भी उनके मौक़िफ़ के अंदर भी आई। और ओवरऑल अगर आप टीटीएपी का मौक़िफ़ तो आप पहले दिन से देखें, उन्होंने तो पहले दिन जब वज़ीर आज़म साहब ने ऑफ़र की थी अपोजिशन के साथ बातचीत की, तो टीटीएपी ने आगे से यही कहा था कि हमारी कोई ऐसी कंडीशन नहीं होगी और इमरान खान साहब की वो रिलीज़ से मुतल्लिक हो या ऐसा कुछ, हम तो बातचीत चाहते हैं ताकि एक वे फॉरवर्ड जो है वो ढूंढी जाए। तो उसके अंदर उन्होंने अपना एक चार्टर की भी बात की थी। और आज अगर आप देखें तो साद रफ़ीक साहब ने जो है उन्होंने भी एक नए चार्टर की उन्होंने बात की, उन्होंने ट्वीट किया इसके बारे में। जो अलीना, मैं समझती हूँ कि कुछ चीज़ें अच्छी हैं, शायद सेल्फ रियलाइजेशन होती है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली एक चीज़ हमने पाकिस्तान में देखी है कि ये ज़्यादातर जो इंट्रोस्पेक्शन या रियलाइजेशन होती है ये तब होती है जब आप अपोजिशन में होते हैं, और जब हुकूमत में आते हैं वही जमातें, तो वो फिर वही उसी विशियस सर्कल में वापस पड़ जाती हैं। वो जो बातें हमने पीडीएम के दौर में सुनी थी पीएमएलएन से, वो आज जो है बिल्कुल एक हम फ़र्क देख रहे हैं। एक्शन पीटीआई जो इस वक्त बातें कर रही है, क्या अगर वो वापस ताकत में आती है, कि हमने उनका जो 2018 का टेन्योर है उसमें भी देखा कि क्या हुआ। तो साद रफ़ीक साहब ने एक बड़ी अच्छी बात उसने की, उन्होंने कहा कि हम अपनी अपनी जगह कई बार मंजिल खो चुके हैं, इस तबाही में
अब सब ने अपनी हैसियत के मुताबिक हिस्सा डाला है, तो और ये इसी वजह से मुल्क जो है वो अंदर से कमजोर हो रहा है। तो बेसिकली ये वो एडमिट कर रहे हैं कि कोई ऐसी सियासी जमात नहीं है जिसने अपना हिस्सा नहीं डाला। तो मेरे ख्याल में अब शायद सारी सियासी जमातों को इस अथॉरिटेरियन हाइब्रिड निज़ाम, जो भी आप इसको नाम दे लें, इस निज़ाम के उनको ये नज़र आ रहा है कि पॉलिटिकल पार्टीज इररेलेवेंट होती जा रही हैं। और जो ये सियासत को गाली वाली बात आपने की ना लीना, मैं ये एक्चुअली सुन रही थी कल जुनैद साहब को, मुझे बड़ा अफसोस भी हुआ, लेकिन उन्होंने जो बात की वो सही भी है। उन्होंने कहा कि स्कूल में अब हमारे बच्चे स्कूल कॉलेजों में, उन्होंने अपने कॉलीग का बताया अपना भी, कि वो अब बताते नहीं है कि उनके जो वालिद हैं वो सियासतदान हैं, क्योंकि सियासत को और सियासतदान को एक गाली बना दिया गया है। और वैसे तो उन्होंने कहा है कि बराबर का हिस्सा डाला, लेकिन अलीना ये काम जो है ऑब्वियसली 90s में तो हमने देखा था ये चीज़, लेकिन ये रीसेंट ईयर्स में तो ये हमने देखा कि पीटीआई ने किस तरीके से, और बार बार हम ये वार्न भी करते थे कि ऐसा ना करें, क्योंकि ये कोई हक और बातिल की जंग नहीं जो इमरान खान साहब ने बनाई हुई थी। ये जो है ये कोई जाती दुश्मनी नहीं है, आपकी पॉलिटिकल राइवलरी जरूर है, लेकिन ऐसे नहीं हो सकता कि आप शादियों पे इकट्ठे नहीं जाएंगे या आप एक दूसरे के दुख सुख में इकट्ठे शरीक नहीं होंगे। क्योंकि उन्होंने तो इस तरह के स्कूल में तुम्हारे बच्चों के साथ क्या होगा, आपको याद होगा जो बातें जिस तरह की सख्त करते थे इमरान खान साहब। और एक पीटीआई ने ओवरऑल बाकी पॉलिटिकल पार्टीज को ऐसा बना दिया था कि अगर वो पीटीआई में कोई नहीं है सियासतदान तो वो बिल्कुल ही गलत साइड पे है। तो मेरे ख्याल में अब शायद ये रियलाइजेशन इन पॉलिटिशियंस को आएगी, लेकिन आई होप कि ये तब भी रहे कि जब वो सिर्फ अपोजिशन में नहीं होंगे, जब वो हुकूमत के अंदर भी होंगे। और हुक्मरानों को भी ये एक्चुअली ये रियलाइजेशन होनी चाहिए कि जो वो, यानी आप राना सनाउल्लाह साहब के बयान से इत्तेफाक नहीं करती हैं, आप समझती हैं कि शायद अब रियलाइजेशन खाली पीटीआई की, मैं समझती अगर खाली पीटीआई की हद तक बात होती ना, लेकिन क्योंकि एक ओवरऑल इस वक्त एक ऑपोजिशन अलायंस है, तो ऑपोजिशन अलायंस के बारे में तो ये महमल राना साहब यही तो कह रहे हैं कि ऑपोजिशन अलायंस में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ साथ ही नहीं चल सकती। राना साहब ने एग्जैक्टली ये कहा है, लेकिन वो साथ चल रहे हैं और वो साथ चलना चाहते हैं। ये हमने देखा है पीटीआई के अंदर। जो मैं चेंज की बात कर रही हूँ ना, वो ये है कि वो टीटीआई के अम्ब्रेला के अंदर वो बात करना चाहते हैं। बिलावल भुट्टो साहब भी जब गए थे तो काफी मीनिंगफुल एंगेजमेंट हुई थी। वो वे फॉरवर्ड की बात हुई थी कि इलेक्टोरल रिफॉर्म्स लाएं, हम पार्लियामेंट्री कमेटियों में आप वापस आए, हम जो आगे जाकर तो फिर सिंपली पुट राना सनाउल्लाह साहब जो पीटीआई से मुतालिक बात कर रहे हैं वो मुख्तलिफ सिचुएशन हो गई है, ऐसा नहीं है जैसा राना सनाउल्लाह साहब। वो पहले जरूर थी, लेकिन मेरे ख्याल लेकिन अब नहीं है, काफी ग्राउंड रियलिटी फर्क है। तो आई थिंक देयर इज होप, लेकिन ये होप रूलिंग एलीट को समझनी चाहिए, खासतौर पे जो इस वक्त हुक्मरान जमाते हैं उनको ये समझनी चाहिए। ओके उमर चीमा साहब, आप राना सनाउल्लाह साहब की बात से इत्तेफाक करते हैं जब वो कहते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के तो खमीर में ही नहीं है, उनकी इथॉज में नहीं है कि वो किसी के साथ बैठे बात करे और फिर कोई मुश्तरका लाया अमल बनाए? अलीना, पहली बात तो मुझे अच्छा लगता है कि अपोजिशन की मुख्तलिफ जमातें इकट्ठी हो रही हैं। आमतौर पे पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में इकट्ठे होने के दो मकसद होते हैं, बल्कि एक ही मकसद होता है। ज़्यादातर तो हमें ये पता चलता है कि वो कोई गवर्नमेंट के खिलाफ कोई तैयारी कर रहे हैं, या फिर यह है कि कई ऐसी जमातें होती हैं जो गवर्नमेंट में जाने की कोशिशें कर करके जब वो मायूस हो जाती हैं तो फिर उन्हें लगता है कि हमारी अपोजिशन में जगह है। रिगार्डलेस द रीजन, एक तो ये है कि हमें एक स्ट्रांग अपोजिशन होनी चाहिए, ताकि गवर्नमेंट जो है वो भी अपोजिशन को फॉर ग्रांटेड ना दे, और एटलीस्ट जो अवाम के मसाइल हैं वो पार्लियामेंट तक तो पहुंचते रहे, उधर बात तो होती रहे। आगे उस पर क्या उनके कान पर कुछ जूं रेंगती है या नहीं रेंगती वो अलग बात है, लेकिन यह है कि एक इफेक्टिव अपोजिशन ओवरऑल एक जमहूरियत के लिए बहुत ही जरूरी है। तो अगर ये सारी जमातें इकट्ठी होती हैं तो ये अच्छी बात है। इससे ज्यादा मुझे कोई नजर नहीं आता कि इन्होंने को मिलके कोई गवर्नमेंट गिरा लेनी है या जिस तरह की आजकल बातें हो रही हैं उसमें तो मुझे वजन नजर नहीं आता। अब जो दूसरी बात है जो जुनैद अकबर साहब ने भी की, अनफॉर्चुनेटली ये भी हमारी एक हिस्ट्री है, और इसमें हमने यही देखा है कि जब अपोजिशन में होते हैं तो लगता है कि जैसे जमातें जो है ना वो एक इंट्रोस्पेक्शन के मोड में हैं, और जो चीजें इन्होंने इस दफा सीखी हैं इन्होंने रिपीट नहीं करनी। लेकिन तारीख का सबक यह है कि जो ही इन्हें कोई उधर से कॉल आती है तो ये हर चीज भूल जाते हैं और फिर अपने रास्ते पर वापस आ जाते हैं। ये भी एक बड़ी बदकिस्मती की बात है कि आज हम जिस जगह पर खड़े हैं इसमें सारी जमातों का किरदार होगा, लेकिन सबसे ज्यादा किरदार इसमें पीटीआई का है। इक्तदार में आने के लिए उन्होंने तमाम रूल्स ब्रेक किए, जो बाकी जमातों ने कोई दरमियान में एक हैज क्रिएट किया था, दरमियान में एक पर्दा खड़ा किया था एस्टेब्लिशमेंट और कोई गवर्नेंस जो पार्लियामेंट के दरमियान कोई
करने की कोशिश की, अच्छा या बुरा, वो इन्होंने वो सारा चाक किया है। ठीक है, अब जो है ये जो बातें करते हैं, दूसरों को कहते हैं जी कि फलां ने ये कर दिया, मैंने फलां ने ये समझाया था, मेरे ख्याल इन्हें अपने गिरेबान में झांकने की अशद जरूरत है। और अगर आज भी इनको वाकयातन कोई एहसास हो जाए तो मैं समझता हूं कि घाटे का सौदा नहीं है। लेकिन जो भी उनकी जमात से जिस तरह के नैरेटिव आता है, जिस तरह से बाकी जमातों के बारे में नफरत आती है, उससे मुझे नहीं लगता कि वो कोई ऐसा कोई उन्होंने सीख लिया है। जहां तक राना सनाउल्लाह की बात है, राना सनाउल्लाह ने बात जो की है वो इमरान खान के कंटेक्स्ट में गालबन की है, और उसमें इमरान खान की माजी की हिस्ट्री है। इमरान खान जो है वो जब उन्हें जरूरत होती है वो सबके साथ एक स्ट्रेटजिक अलायंस बना लेते हैं, और जब उन्हें जरूरत होती है तो वो बिला सोचे समझे लोगों को डिच करने की सलाहियत भी बखूबी रखते हैं। शायद ही इमरान खान से ज्यादा कोई सलाहियत रखता है। लेकिन आज के टाइम पर कि जब उन्हें बाकी जमातों की जरूरत है, जब उन्हें नंबर गेम की जरूरत है, तो वो डेफिनेटली चाहेंगे कि बाकी जमातें उनके साथ खड़ी हों। हाँ, ये जरूरी नहीं है कि अगर उन्हें कोई कभी मौका मिलता है पावर में आने का तो इन्हीं जमातों के बारे में उनके यही ख्यालात हों, ये तो मुमकिन नहीं है। बाकियों के भी शायद चेंज होते रहते हैं, लेकिन एज फॉर नाउ अपोजिशन की हद तक या जो जिस पोजीशन में अभी वो हैं वो उसमें तो वो चाहेंगे। और मेरा नहीं ख्याल कि जो भी अलायंस वगैरह बने हैं उसमें इमरान खान का कोई मशवरा शामिल है। जब उनसे मुलाकात ही नहीं होती तो मशवरा उनसे क्या होगा। तो ये जो बाकी माइनस इमरान खान पीटीआई है, ये उनकी सोच है, या जो अभी तक वो कर रहे हैं अपना, उन्होंने जो सिस्टम बनाया है वो उसी के तहत चल रहे हैं। और शायद उन्होंने गाइडलाइन भी इसी तरह ली है कि इमरान खान जो है जब उनसे बात होती थी तो महमूद खान नचकज़ई जिनको वो गवर्नमेंट में आके बहुत लान तान करते थे, उनको अपने साथ मिला लिया या बाकी एक दो जमातों को मिलाया, तो उसी गाइडलाइन में वो आगे फजलुर रहमान साहब जो है उनको भी मिला रहे हैं। तो मेरे ख्याल अपोजिशन में जब तक है मुझे लगता है कि उस टाइम तक चल लेंगे। बाद में क्या बनेगा, क्या वो अहदो पैमान वो पूरे करेंगे या वो चेंज होते हैं, वो वक्त बताएगा। अच्छा, राना साहब ने यह भी कहा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो सियासत है वो बानी से शुरू होती है, बानी पर ख़त्म होती है। तो ये तो बात ठीक है ना। ओवरऑल एक बड़ा एक कल्ट किस्म की एक सारी पॉलिटिक्स है इनकी, इसमें तो कोई दूसरी राय नहीं है। आप बताएं कि उनकी पार्टी में कोई और बंदा है या जिसके बारे में कोई एक गैर मुतनाज़ा या किसी को रहने दिया गया, वो कोई भी नहीं है। वो इमरान खान है। इनके इमरान खान के अलावा आपने किसी को बुरा भला भी कहना है तो आपने ये शो करना है कि मैं इमरान खान के साथ लायल हूं, और इमरान खान ने जो भी कहा उस पर आप कोई इतराज, कोई कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म भी नहीं कर सकते। तो बात ठीक है। आपने इस राय का इजहार किया ना कि शायद अभी ऑपोजिशन में हैं तो इत्तेहाद में रहें, लेकिन अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का बड़ा 1 पॉइंट एजेंडा हुआ रिहाई तक, और फिर रिहाई से इधर उधर कोई बात आगे ना करने की उन्होंने किसी और चीज़ के ऊपर कंप्लाई ना किया या साथ देने की बात ना की, तो फिर नहीं, फिर क्या होगा बाद में। तो खैर अभी तो तहरीक इंसाफ को भी नहीं पता कि कभी वो टाइम आएगा कि जब वो अपोजिशन से बट क्या ये इम्कान मौजूद है या क्या ये इम्कान, ये कभी इम्कान है? क्योंकि राना साहब की स्टेटमेंट से ये भी तो जाहिर होता है। नहीं, लेकिन ये है कि जो अलायंस वो बना रहे हैं उसमें तो कोई मुस्तकबिल के वादे भी नहीं है ना। उसमें तो अभी की एक अपोजिशन के दौर की बात है ना। ये तो नहीं इन्होंने कहा कि हम मिलकर गवर्नमेंट भी बनाएंगे, अभी उधर तक की तो बात ही नहीं ठीक है, मतलब इतना ज्यादा दूर नहीं है, अभी अभी तक आपको लग रहा है कि हो जाएगा, कोई मसला नहीं है। हाँ, यानी कि एक उनका फॉर द टाइम बीइंग उनका उनके साथ अलायंस है। ठीक है, रीमा उमर साहिबा आपकी क्या राय है? जी लीना, शुक्रिया। मेरा ख्याल है मौलाना साहब के साथ इत्तेहाद बनाना एक स्ट्रेंथन करता है, क्योंकि वरना टीटीएपी तो 2 साल से ज़्यादा हो गए जब वो बनी थी। और फ्रैंकली मैं पेसिमिस्टिक नहीं होना चाह रही, लेकिन मेरा नहीं ख्याल टीटीएपी कुछ ज़्यादा अचीव कर सकी है। और फ्रैंकली जब तक पीपल्स पार्टी एक ऑपोजिशन इत्तेहाद में शामिल नहीं होती, हमारी इस वक्त पॉलिटिकल सिचुएशन ऐसी नहीं है ना। ओवरऑल अगर आप देखें किस तरह ताकत का जो बैलेंस ऑफ पावर है, यहाँ पार्लियामान में नंबर्स देख लें, मुझे नहीं लगता कोई इफेक्टिव चेंज आ सकता है। बट चलें, ठीक है, ऑपोजिशन होना चाहिए, ऑपोजिशन अलायंसेस होने चाहिए। तो अगर पीटीआई ने एक और, टीटीएपी में भी पीटीआई थी, आपने कहा कि अब पीटीआई और टीटीएपी साथ, तो मुझे नहीं मालूम। नहीं, मैंने कहा मौलाना और पीटीआई एक साथ।
जी मौलाना और पीटीआई, बट टीटीएपी पहले में उसमें भी पीटीआई उसका था, तो मुझे ये थोड़ी सी कंफ्यूजन हुई कि क्या हम उनको सेपरेट कर रहे हैं, क्योंकि मेरी नज़र में तो टीटीएपी का एक बहुत अहम हिस्सा है पीटीआई, और मेरा जो अभी तक का एनालिसिस है कि टीटीएपी शायद उनकी नीयत बहुत अच्छी हो लेकिन वो कुछ खास अचीव नहीं कर पाए और वो काफ़ी हद तक हेल्पलेस हैं और कोई ख़ास उनकी स्ट्रैटेजी भी नहीं है कि उन्होंने इस निज़ाम में रह के क्या अचीव करना है। दूसरी बात अलीना, मेरे लिए आज की सबसे बड़ी खबर इस बयान से हटकर ये है कि इमरान खान की फैमिली को उनसे मिलने की इजाज़त दे दी गई। राना सनाउल्लाह मेरा ख्याल है कल कह रहे थे कि उनकी नज़र में शायद ना दी जाए ये इजाज़त, क्योंकि पॉलिटिक्स हुई है इमरान खान की सेहत पे और शायद सुप्रीम कोर्ट जब तक फिर से ये ऑर्डर नहीं करती मुलाकात नहीं करवाई जाएगी उनकी नज़र में। लेकिन आज ये गलत साबित हुआ और मुलाकात करवाई गई। ये मेरे लिए इसलिए अहम है क्योंकि पॉलिटिकल प्रिजनर्स पाकिस्तान में बहुत से दौर हैं जिसमें रहे हैं, लेकिन एक स्पेसिफिक रवैया इमरान खान साहब के साथ इस हुकूमत रियासत ने अपनाया है जो मेरी नज़र में बहुत एक्सट्रीम है, ख़ास तौर पे उनकी हेल्थ और उनकी विजिटेशन राइट्स को लेकर। तो इसमें नरमी आनी चाहिए और आज अगर मुलाकात हो गई है मुझे उम्मीद है कि मज़ीद नरमी आएगी। बाकी सब चीज़ें जो हैं वो अपनी जगह, सियासत अपनी जगह, लेकिन विजिटेशन राइट्स के आप सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में ना रखें, कैदी का कुछ हकूक होते हैं उनकी पामाली ना करें और उनकी सेहत पे बहुत ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज़ ना करें, ये बहुत ज़रूरी है। ये बात हो जाए तो फिर खुल के मैं भी बात कर सकूंगी पीटीआई की इस वक्त क्या सियासत है, लेकिन वरना अगर मुझे बात करनी होती है मैं एटलीस्ट फील करती हूँ कि शुरुआत फिर इमरान खान साहब के हकूक से करनी पड़ेगी, क्योंकि हैं वो पॉलिटिकल प्रिजनर मेरी नज़र में, और उनके साथ जो उन सलूक किया जा रहा है वो सिर्फ पाकिस्तान में नहीं, पीटीआई के सिर्फ हामी नहीं, पीटीआई के जो खिलाफ हैं लोग वो भी कह रहे हैं कि ये जुल्म है, ये बहुत ज्यादती है, ये बहुत एक्सेसिव है, और पाकिस्तान के बाहर तो आप देख रही हैं बहुत बड़ी खबर बन रही है। तो जब ये बात बेहतर होगी फिर हम बात कर सकते हैं पीटीआई की सियासत की। उसमें एक्चुअली मैं राना सनाउल्लाह साहब से एग्री करती हूँ, इमरान खान साहब की यही सियासत रही है, लेकिन इस वक्त शायद पीटीआई में एक धड़ा है जो उससे डिस्टेंस करना चाहता है अपने आप को और ऑपोजिशन की सियासत करना चाहता है, मुख्तलिफ स्ट्रैटेजीज पे काम करना चाहता है। अब मुझे नहीं मालूम उस धड़े को किस हद तक इजाजत दी जाएगी, क्योंकि इक्वली स्ट्रॉन्ग शायद ज्यादा वोकल एक और धड़ा भी है जो इस तरह की सियासत नहीं करना चाहता। तो अगर इमरान खान साहब के जो एक्सेसिव सलूक उनके साथ इस वक्त हो रहा है उसमें बेहतरी आएगी, फिर हम देख सकेंगे, क्योंकि अब तो मैं भी समझती हूँ कि कैसे कोई इमरान खान साहब की सेहत के बारे में या विजिटेशन राइट्स के बारे में बात ना करे, वो कैसे उनका मुतालबा ना हो। तो जब इस पे थोड़ी बेहतरी आ जाएगी फिर मेरा ख्याल है हम बेहतर असेस कर सकेंगे और क्रिटिकली असेस कर सकेंगे कि पीटीआई के वक्त इस सामने इस वक्त और रास्ता ही क्या है। दैट सेड अलीना, मैं फिर भी कहूंगी मैं बहुत इफेक्टिव ऑपोजिशन इस मुल्क में नहीं देख रही, गिवन हमारी इस वक्त पावर डायनामिक क्या है, और जब तक पीपल्स पार्टी इस पावर डायनामिक में एक तरफ खड़ी है, जब तक वो ऑपोजिशन ज्वाइन नहीं करती, मेरा ख्याल है अच्छी बात है ऑपोजिशन होनी चाहिए, लेकिन हम खास उसकी एफिकेसी नहीं देख सकेंगे। और मेरा मतलब ये नहीं है कि हुकूमत गिराने की हद तक, पर आपने देखा है कुछ दिन पहले जो कवानीन पास हुए हैं बहुत आसानी से हो गए। तो इस तरह के जो मामलात हैं जो रियासत करना चाहती है उसमें मैं नहीं देख रही कि इफेक्टिव रेजिस्टेंस आप खड़ी कर सकते हैं पीपल्स पार्टी के बगैर। ठीक है, मजीद बात करते हैं एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। एजाज सैयद साहब, मुत्तहिदा अपोजिशन के बारे में राना सनाउल्लाह साहब बड़े कैजुअल हैं, वो समझते नहीं कि ज़्यादा कोई ख़तरा है या थ्रेट है इस वक्त सिस्टम के लिए, अपोजिशन के लिए, और वो इसका ज़िम्मा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पे डालते हैं और वो कहते हैं कि जी पीटीआई का तो है ही नहीं ख़मीर कि वो किसी के साथ चल सके, और फिर इनका इत्तेहाद जब होता भी है तो बड़ा वन साइडेड होता है या बड़ा मायोपिक होता है इस सेंस में कि सिर्फ इमरान खान से शुरू होता है, इमरान खान के ऊपर ख़त्म होता है। अभी हाल ही में हमने देखा कि इस तरह के कुछ बयानात भी बड़े जारहाना आए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से, जिसमें कहा गया कि जब हमारी बारी आएगी तो हम भी सख्तियाँ करेंगे। लेकिन फिर कल रात जुनेद अकबर साहब का बयान जो ये एडमिट कर रहे हैं कि गलतियां हुई हैं और ज़िम्मेदार भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है, ऐसे में राना सनाउल्लाह साहब जो बात कर रहे हैं आपके ख्याल में क्या उसमें वज़न है, क्या उनका बयान दुरुस्त है या नहीं? बहुत शुक्रिया अलीना। राना सनाउल्लाह पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के उन 2, 3, 4 लोगों में शामिल हैं जो सियासत के ऊपर ना सिर्फ
بڑی گہری نظر رکھتے ہیں، بلکہ ان کی اخلاقی پوزیشن بھی بڑی ہائی ہے۔ 2024 کے عام انتخابات میں مجھے ذاتی طور پہ اس بات کا علم ہے کہ ایٹ لیسٹ 3 دفعہ انہیں اپروچ کیا گیا تھا کہ شاید ان کو بھی جیت کی خوشخبری سنا دی جاتی، انہیں انسسٹ کیا گیا۔ تو میں تو ان کا ذاتی طور پہ بہت احترام کرتا ہوں کہ انہوں نے اپروچ کرنے والوں کو 3 دفعہ کہا کہ وہ کوئی ایسی جیت نہیں لیں گے جس کے اوپر کوئی کسی قسم کا کوئی سوال ہو۔ تو دس از دا ریزن کہ جو رانا ثناءاللہ ہیں وہ جو عام قیادت ہے نون لیگ کی، باقی قیادت ان میں زیادہ قابل احترام بھی ہے اور ان کا مورل پوزیشن بھی بڑی اہم ہے۔ لیکن رانا ثناءاللہ جو بات کر رہے ہیں اس کی بنیاد ایک یہ ہے کہ رانا ثناءاللہ سمجھتے ہیں اور اس بات پہ کنونسڈ ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ کسی قسم کی کوئی انگیجمنٹ نہیں ہوگی طاقتور حلقوں کے ساتھ۔ پاکستان میں سیاست کے ہم نے بڑے رنگ دیکھے ہیں۔ اسی شہر میں ہم جرنلزم کرتے تھے تو ایک وزیر اطلاعات ہوا کرتے تھے شیخ رشید احمد، ہمارا بڑا اچھا ایک ذاتی احترام اور تعلق تھا۔ وہ کہا کرتے تھے، شیخ صاحب کہا کرتے تھے کہ نواز شریف کی اور بے نظیر بھٹو صاحبہ کی سیاست دفن ہو گئی ہے، نون لیگ اور پیپلز پارٹی ختم ہو گئے، وہ کبھی واپس نہیں آئیں گے، یہ کہا کرتے تھے۔ اور پھر ہم نے دیکھا کہ وہی شیخ رشید آج بھی موجود ہیں، آج کل وہ گمنامی کی زندگی گزار رہے ہیں، اور وہی نون لیگ اور وہی پیپلز پارٹی واپس آئی۔ پھر ہم نے دیکھا 2018 میں جب نون لیگ کی گورنمنٹ گئی تو کہا جاتا تھا کہ نون لیگ اب کسی صورت میں واپس نہیں آئے گی۔ ہم نے دیکھا کہ وہی نون لیگ، اسی نون لیگ کو ویلکم کیا گیا، اسی کے لیے جلسے ہوئے۔ جب میاں نواز شریف صاحب یہاں پر اسلام آباد آئے تو ان کے عدالتی پروسیس کے لیے پوری ان کو ریلیکسیشن ملی۔ تو پاکستان کی پالیٹکس میں کچھ بھی فل سٹاپ نہیں ہوتا، جب کسی کو کسی کی ضرورت پڑتی ہے تو اس سے ہاتھ ملا لیا جاتا ہے، یہ ضرورتوں کا رشتہ ہوتا ہے۔ 2 چیزیں بڑی اہم دیکھی جاتی ہیں اپوزیشن اتحاد میں پاکستان میں، اگر پرانی ہسٹری نہ دیکھیں، صرف آپ یہ 2-2.5 دہائیاں جو ہیں ان کو دیکھ لیں، 2 چیزیں بڑی اہم ہیں۔ ایک یہ کہ اپوزیشن کی جماعتیں آپس میں کتنی منظم ہیں، پبلک ان کے پاس سپورٹ کیا ہے، ایک ایلیمنٹ یہ ہے۔ لیکن اس سے بھی بڑا ایلیمنٹ کیا ہے؟ اس سے بڑا ایلیمنٹ یہ ہے کہ انہیں کسی کی تھپکی تو نہیں۔ 2006 میں جو اپوزیشن کی جماعتیں تھیں انہوں نے چارٹرڈ آف ڈیموکریسی کر لیا تھا لندن میں، 1 سال تک کچھ نہیں ہوا۔ 2007 میں 9 مارچ کو مشرف صاحب نے ایک غلطی کی، وکلاء میدان میں آ گئے، تحریک تھوڑی سی چلی، لیکن پھر ایک تھپکی بھی آ گئی۔ اس وقت ہمیں کوئی تھپکی نظر نہیں آتی کہ اسٹیبلشمنٹ کا کوئی دھڑا یا اسٹیبلشمنٹ کوئی سوچ رہی ہو کہ ہم نے ان کو بھیجنا ہے اور ان کو لانا ہے، یہ چیز ہمیں نظر نہیں آ رہی۔ لیکن ہمیں ایک چیز ضرور نظر آ رہی ہے جو بڑی غیر معمولی ہے کہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ اڈیالہ جیل سے ہاسپٹل لائے گئے، پھر اڈیالہ جیل منتقل ہو گئے، اور اب ایک چھوٹی سی اور ریلیکسیشن، چلیں اس کو تو کلیئر ہو گیا، کہا گیا کہ جی یہ کچھ غلطی ہو گئی ہے کسی جگہ پہ، یہ جی غلط آرڈر تھا، یہ باتیں کی گئی، آلدو کہ عدالتی حکم کی خلاف ورزی تھی، لیکن چلیں وہ مان لیا۔ لیکن اب یہ ریلیکسیشن آ گئی، یعنی کہ پہلے تو گھر والوں کو بھی نہیں ملنے دیا جا رہا تھا، اب گھر والوں کو ملنے کی اجازت بھی آ گئی۔ تو یہ ضرور لگ رہا ہے کہ کہیں نہ کہیں پہ کوئی انگیجمنٹ رکھی جا رہی ہے فیوچر میں کسی ضرورت کے لیے۔ اور اب جو چیزیں ہیں وہ میرا نہیں خیال کہ اپوزیشن میں اتنا دم خم ہے، یہ بات اس حد تک رانا صاحب کی بالکل ٹھیک ہے، لیکن یو نیور نو کل کیا ہو جائے، وہ میرے خیال میں رانا صاحب اس کو کنسیڈر نہیں کر رہے۔ عمل کا پوائنٹ لے لیں۔ دیکھیں عمران خان صاحب کی جو اپنی سیاست تھی، ایون جب وہ مطلب کہ الیکشن سے پہلے بھی، تو وہ یہی کہتے تھے کہ وہ اسٹیبلشمنٹ سے بات کرنا چاہتے ہیں اور وہ ان سیاسی جماعتوں سے بات نہیں کرنا چاہتے۔ اس کے علاوہ انہوں نے ایک کنفرنٹیشن کی بھی پوری جو ہے وہ پالیٹکس انہوں نے کی تھی، جو انہوں نے 9 میں بھی دیکھا، 26 نومبر بھی دیکھا۔ اچھا، لیکن آپ یہ دیکھیں کیونکہ پچھلے 8 مہینوں سے ان کی ملاقاتیں نہیں ہو رہی تھی، جو کہ بڑی ایک انفارچونیٹ بات ہے۔ ریما نے بھی جس طرح کہا کہ یہ تو ان کا بیسک رائٹ تھا جو روک دیا گیا، تو وہ اس کی وجہ سے شاید ایک پی ٹی آئی نے بھی دیکھا کہ ان کی جو اوور آل اسٹریٹجی ہے، جو خان صاحب کی کنفرنٹیشنل پالیٹکس والی سیاست تھی، یا جو ان کے سوشل میڈیا کی جو ایک سیاست تھی، وہ کام نہیں کر رہی۔ تو اس لیے آپ دیکھیں کہ ابھی کل ہم نے جس طرح محسن نقوی صاحب کے لنک کی بات کی، بہت ہم نے ڈیٹیل میں بات کی کہ وہ رابطے کس طرح سے پی ٹی آئی کے درمیان وہ ایک گو بٹوین ہے۔ دوسری چیز ہم نے زلفی بخاری کے انٹرویو کی بھی بات کی
तो लीना ये चीजें जो है थोड़ा सा ये पीटीआई के फिलहाल जो भी हालात है, मैंने इसीलिए कहा कि मुझे नहीं पता हुकूमत में अच्छा आकर बट अगर वो आते हैं तो क्या होगा। एक चीज और है लीना से, छोटी सी चीज कि हाइब्रिड निजाम के अंदर, ये रीमा ने बहुत अच्छी बात की कि हाँ ऑपोजिशन शायद इफेक्टिव नहीं हो सके, कि ये बड़ी इंपॉर्टेंट है, लेकिन मैं ये फिर भी समझती हूँ कि हाइब्रिड निजाम के अंदर तमाम सियासी जमातें, इवन जो रूलिंग पार्टीज भी हैं, वो भी इफेक्टिव नहीं रही, क्योंकि वो सबके सब अपने रेलेवेंस खो चुके हैं और इस वक्त उनको चला जो है वो एस्टेब्लिशमेंट रही है, और वो उन्हीं की ही सारा जो है चीजें हो रही हैं, उन्हीं के कहने पर कवानीन और इस तरह की चीजें भी होती है। तो मैं ये समझती हूँ कि शायद सियासी जमातें अगर वो सोचें, जिस तरह चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी पहले कोई नहीं शायद सोचता था कि नून और पीपल्स पार्टी एक दूसरे के साथ इस तरह की कह सकेंगे, तो शायद बट पहले जो आपने सारी एग्जांपल्स दी तहरीक इंसाफ की, या एक सेकंड, आपने जो पहले एग्जांपल्स दी सारी तहरीक इंसाफ की, और फिर आपने कहा तहरीक इंसाफ के साथ रिलैक्सेशन, उसका भी हवाला दिया, वो तो ऑल द मोर राना सनाउल्लाह साहब के पॉइंट को स्ट्रॉन्ग नहीं करता कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को अगर रिलैक्सेशन मिल रही है और एज अ सेपरेट एंटिटी वो उनकी वक़्त बढ़ रही है, उनको अहमियत मिल रही है सिस्टम के अंदर, तो वो क्यों चाहेंगे कि मुत्तहिदा अपोजिशन के साथ वो जुड़े? देखिए जो मुत्तहिदा अपोजिशन है वो मेरे ख्याल में उनको पीटीआई को जो रियलाइजेशन जो मैं आपको कह रही हूँ ना कि उनके लोगों से जब आप बात भी करते हुए ये है कि अकेले जब वो कर रहे थे अपोजिशन, हालांकि नंबर्स तो सारे उन्हीं के पास हैं, बाकी अपोजिशन जमातों के नंबर्स तो नहीं है उस तरह से, तो उनको लग रहा था कि वो उतने इफेक्टिव नहीं क्योंकि उनकी पॉलिसी या उनकी स्ट्रैटेजी सही नहीं है। जब वो इस अम्ब्रेला में, और ये मैं आपको बताती चलूं कि जब शुरू में टीटीएपी के साथ पीटीआई के थोड़े से इसके अंदर खटपट भी उनके कुछ लीडर्स के साथ हुई इस बात पे कि वो कहते थे कि आपकी डिमांड में सबसे पहले इमरान खान साहब की रिलीज होगी, जब अगर आप डायलॉग करना चाहते हैं हुकूमत से, तो उसके ऊपर जो बाकी लीडर थे उन्होंने कहा कि नहीं ये हम कंडीशन पहले नहीं रख सकते। तो इस तरह की जो चीजें, इसलिए मैं कहती कि थोड़ा सा मिजाज में जो चेंज आई है, और ओवरऑल जो एक अम्ब्रेला है जिसके अंदर मौलाना भी आ जाएंगे, बाकी भी अगर आ जाते जिस तरह से बन रहा है, तो वो फिर उनको लगता है कि शायद एक हम ऑपोजिशन अलायंस एटलीस्ट कुछ ना कुछ बातचीत आगे बढ़ा सकती है थ्रू डायलॉग। ये नहीं कि गवर्नमेंट जाएगी या कितने इफेक्टिव होंगे, लेकिन मे बी इट कैन लीड टू इलेक्टोरल रिफॉर्म, मे बी इट कैन लीड कि शायद गवर्नमेंट के अंदर भी कुछ ऐसी सोच रखते हैं, बहुत सारे लोग रखते हैं, हमारे ख्वाजा सादर भी की बात की। इस वक्त बहुत प्रेमेच्योर है ये कहना कि इस तरह ऑपोजिशन अलायंस बनेगा, फिर हुकूमत के साथ उनकी बातचीत होगी, फिर सब सिविलियन जो हमारी कुव्वतें हैं वो इकट्ठा होके इस्टेब्लिशमेंट को अपनी जगह पे, अपनी जो खोई हुई स्पेस है वो वापस देंगी। मैं बिल्कुल इस वक्त के नहीं देख रही होता हुए, मतलब मुझे कोई सिग्नल्स नहीं मिल रहे कि हम इस डायरेक्शन में भी जा रहे हैं। नहीं, यू वांटेड टू हैपन, आई थिंक हम सबका यही डिजायर है, बट अनफॉर्चुनेटली जो हकीकत है वो उससे बिल्कुल बहुत ज्यादा, और मेरा ख्याल है इसमें इस वक्त जो हुकूमत में जमातें हैं वो बहुत बड़ी बेनिफिशरीज हैं इसकी। मुझे नहीं मालूम उनके लिए मुतबादिल रास्ता क्या है, क्या वो अवाम में इतनी पॉपुलर हैं कि वो चाहेंगी कि इलेक्टोरल निज़ाम तब्दील किया जाए और वो लोगों के वोट के जरिए पावर में आए। सो बहुत कुछ है जो बदल गया है, कुछ ऐसी कॉन्स्टिट्यूशनल चेंजेस हैं, मुझे नहीं समझ आती वो वापस हम नॉर्मलसी की तरफ किस तरह लेके आएंगे। कुछ ऐसी भर्तियां हैं, कुछ ऐसी पॉलिसीज में इतनी फंडामेंटल तब्दीलियां हैं कि मुझे नहीं समझ आता अब हम वापस वहां भी कैसे जाएंगे जहां हम 2017 में थे। तो एक ऑपोजिशन अलायंस का बनना मेरा ख्याल है बहुत ही हमें कॉशियस ऑप्टिमिज्म के साथ इसको देखना चाहिए। शायद पार्लियामान में कुछ अच्छे सवालात पूछ लिए जाएं, कमिटीज में अच्छी कोई बहस हो जाए, लेकिन इससे ज्यादा होता मैं अनफॉर्चुनेटली नहीं देख रही इस वक्त। कुछ कोई ऐड करना चाह रहा था जब मैं ब्रेक पे जा रही थी, एजाज या चीमा साहब में से? एजाज जी। अलीना, मेरे ख्याल में इस रखिएगा, वक्त अपोजिशन जो है, अपोजिशन तो इतनी एक्टिव नहीं है, लेकिन ये याद रख लीजिए जो पाकिस्तान तहरीके इंसाफ है उसमें थोड़ी सी जान आई है। ये जो रिलैक्सेशन मिली और फिर बाद में इन्होंने वजीर दाखिला का नाम नहीं डाला पटिशन में, ये बहुत सारी चीजों की निशानदेही कर रही है। टाइम जूं आगे बढ़ेगा ये चीजें मजीद खुलकर सामने आएंगी। ठीक है, थोड़ी सी यहाँ पर हमने ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद वापस आते हैं दीगर इश्यूज के साथ। ईरान और अमेरिका के दरमियान तनाज़े को ख़त्म करने के लिए सिफारती सरगर्मियाँ भी इस वक्त जारी हैं। ख़बरें ये भी हैं कि अमेरिकी सदर ने पाकिस्तान से रब्ता किया है कि हॉर्मुज़ को खुलवाने और कोई ब्रेक थ्रू करवाने के लिए इक़दाम किए जाएं, ईरान के ऊपर प्रेशर डाला जाए। ऐसे में सवाल अपने तजियाकारों के सामने हमने ये रखा है कि इस्लामाबाद MOU के ऊपर जो अमल दरामद नहीं हुआ था उसका ज़िम्मेदार कौन है, अमेरिका या ईरान? एजाज सैयद साहब, आपकी
کی کیا رائے ہے؟ الینا، ایم او یو کے بعد ہم نے دیکھا کہ جو ایک وقفہ تھا، اسی وقفے کے دوران دوبارہ یہ کانفلکٹ دوبارہ شروع ہو گیا، اور بہت سارے لوگوں نے یہ بات کہی کہ ایم او یو کی اہمیت ختم ہو چکی ہے. لیکن ہماری جو اس ریجن کے اہم ذرائع سے بات ہوئی ہے، کچھ اہم سفارتکاروں سے بات چیت ہوئی ہے، ان کے مطابق یہ کہ ایم او یو ابھی تک ریلیونٹ ہے، اور ایم او یو ریلیونٹ ہونے کے ساتھ ساتھ پاکستان کی جو اہمیت ہے وہ بھی ریلیونٹ ہے. ایک بڑے اہم سفارتکار نے بتایا کہ ہمیں ابھی تو نظر آ رہا ہے نا کہ فیلڈ مارشل جنرل عاصم منیر تہران گئے، یا ہمیں نظر آتا ہے کہ ہمارے جو نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر ہیں وہ کویت میں نظر آتے ہیں. اس کا پورا ایک پس منظر ہے، اور پس منظر یہ ہے کہ فیلڈ مارشل عاصم منیر کے حوالے سے ہمیں بڑے ذمہ دار سفارتکاروں نے بتایا کہ ان کی بات چیت اس سارے کانفلکٹ میں جاری رہی ہے تمام فریقین سے. اور ابھی یہ جو ان کا تازہ دورہ ہے وزیر داخلہ محسن نقوی کے ہمراہ، اس دورے کا مقصد بھی کیا ہے کہ جو ایم او یو اسلام آباد میں ہوا تھا، اس کے بعد ٹیکنیکل نوعیت کی کمیٹیز نے بات چیت کا آغاز کرنا تھا، اسی جگہ سے ڈور کو جوڑا جائے جہاں سے ڈور ٹوٹی تھی. اچھا، ہمیں جو ذرائع بتا رہے ہیں وہ یہ ہے کہ امریکہ تو چاہتا ہے کہ ایران سے بات چیت ہو، اور امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے، آپ نے دیکھا کہ انٹرنیشنل میڈیا پہ بھی خبر آئی کہ انہوں نے فیلڈ مارشل عاصم منیر سے فون پر بات کی، اور اس کے بعد یہ دورہ ہوا. امریکہ تو چاہتا ہے کہ ایران سے بات چیت ہو، لیکن ایران جو ہے دوسری بریچ کے اوپر اپنا زیادہ موقف سخت کیے ہوئے ہے. ٹھیک ہے. اور اس موقف کی سختی میں نرمی لانے کے لیے یہ جو دورہ ہے وہ کیا گیا تھا. 3 بنیادی مطالبات ہیں. ایک تو یہ کہ گارنٹی دے، ایران چاہتا ہے کہ گارنٹی ہمیں کوئی ملے کہ امریکہ دوبارہ نہیں کرے گا. باقی 3 چیزیں کیا ہیں؟ ایک یہ کہ بلاکیڈ کھولے، پھر جو ان کے ویور تھا آئل بیچنے کا وہ ان کو دیا جائے، اور پھر آخری بات یہ کہ جو ان کے ایسٹ فریز تھے ان کو ڈی فریز کرنے کے لیے ٹینجبل اقدامات کیے جائیں. تو اور بھی بہت سارے چھوٹے موٹے ایشوز ہیں جن کے اوپر ان کا موقف ہے، جو کہ مفاہمت کرانے والوں کے خیال میں اس کو نرم کرنے کی ضرورت تھی، اس لیے یہ دورہ کیا گیا. بٹ اعزاز سید صاحب، جو پیش رفت نہیں ہو سکی مزید اسلام آباد ایم او یو کے اوپر، ایران کا موقف یہ ہے کہ امریکہ نے جس طرح سے حملہ کیا، سیز فائر کی خلاف ورزی کی، پھر بات چیت میں بھی بریک تھرو نہ ہو سکا، اس کی وجہ سے یہ سب کچھ ہوا ہے. امریکہ ایران کو مورد الزام ٹھہراتا ہے. آپ کی رائے میں دونوں میں سے کس کے موقف میں وزن ہے؟ میری ذاتی رائے یہ ہے کہ ایک چیز جو پہلے طے ہو چکی تھی کہ اسٹریٹ آف ہارموز میں سے جو بھی شپ گزرے گا وہ پہلے اپنی آئیڈینٹیفیکیشن کروائے گا، اور بہت سارے شپس اپنی آئیڈینٹیفیکیشن کروا کر گزرے. ٹھیک ہے. 2 شپس تھے جن کی وجہ سے یہ سارا دوبارہ معاملہ شروع ہوا، جنہوں نے اپنی آئیڈینٹیفیکیشن نہیں کروائی. اس کے اوپر ایرانیوں کا کہنا یہ ہے کہ ہمیں اس بات کا خطرہ ہے کہ ان شپس کے اوپر ان جگہوں، ان ایئرپورٹس یا ان بیسز کو ریپیئر کرنے کے لیے سامان لے جایا جا رہا تھا یا لے جانے کی کوشش تھی، اور اسی لیے وہ آئیڈینٹیفیکیشن ہے. میرا یہ خیال ہے کہ اگر ٹیکنیکل نوعیت پہ جایا جائے تو امریکہ اس کا ذمہ دار ہے، لیکن اگر براڈر سطح پر جایا جائے تو ایران اس پہ درگزر بھی کر سکتا تھا. لیکن ایران کا ایک اوپینین ہے، انہوں نے کہا کہ ان کا ایک سیکوینس ہے کہ یہ ڈیل کرتے ہیں اور توڑتے ہیں. آپ کو پتا ہے کہ پہلے بھی ڈیل کی تھی، وہ بھی توڑی. تو اس لیے میرا خیال ہے براڈلی اچھا، بڑی آپ نے انٹرسٹنگ بات کی جو آپ کہتے ہیں کہ اسلام آباد ایم او یو ابھی بھی ریلیونٹ ہے اور وہیں سے سلسلہ جوڑا جائے جہاں سے ٹوٹا تھا. ریما، اس میں 60 دن کی سیز فائر کی ڈیڈ لائن اور پھر بڑی اسپیسیفک کچھ چیزیں تھیں جن کے اوپر عمل درآمد ہونا تھا. کیا اس طرح سے اس کو ٹیکنیکلی آگے نہ بڑھائے بغیر اس طرح کے معاہدے ریلیونٹ رہتے ہیں یا پھر وہ دے سیز ٹو ایگزسٹ؟ آلسو جو ہمارا بنیادی سوال ہے، آپ کے خیال میں جو آگے پیش رفت نہیں ہو سکی اس کا بڑا ذمہ دار کون؟
अलीना, तारीख जिम्मेदार है। कई दहाइयों से अमेरिका और ईरान के बीच में जो कशीदगी है, जो एक्चुअली आइडियोलॉजिकल, सिक्योरिटी, न्यूक्लियर, हर तरह के इशू पे जो उनके मामला चल रहे थे, उसके बाद जो अमेरिका ने पिछले साल भी और इस साल भी ईरान पे अटैक किया, मेरा नहीं ख्याल कि एक MOU से, मैं तो एटलीस्ट एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी कि चीज़ें जो हैं वो बाय द बुक चलेंगी और खित्ते में अमन कायम हो जाएगा। मेरा ख्याल है तारीख हमें ये बताती है कि ऐसे मामलात वक्त लेते हैं। जो MOU इस्लामाबाद MOU है, वो एक बहुत अच्छी पेशरफ थी, लेकिन वो मुकम्मल हल नहीं थी। और वो एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग था, उसे हम कोई ट्रीटी या उस तरह का कुछ अग्रीमेंट की शक्ल तो आगे आनी थी। मेरा ख्याल है बिल्कुल मुमकिन है कि आप टाइमलाइन को थोड़ा तब्दील कर लें, लेकिन जो बेसिक प्रिंसिपल्स उसमें तय हुए थे उस पर मजीद काम किया जाए। मेरा नहीं ख्याल उसकी अहमियत ख़त्म होती है, बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। वो बहुत अरसा लगा के हमने देखा कि कुछ बेसिक प्रिंसिपल्स पे रजामंदी दोनों जो ममालिक हैं उन्होंने दी थी। कुछ और मसाइल भी हैं अलीना। ईरान में जो डिसीजन मेकिंग है वो इतनी क्लियर नहीं है कि कहाँ से आती है। कुछ लोग हैं जो ज़्यादा डील्स की फेवर में हैं, कुछ ऐसे भी आप IRGC का नाम आता है कि वो थोड़ा ज़्यादा एक अग्रेसिव उनका पोस्चर है या वो सोच रखते हैं। तो ये भी एक मामला चल रहा है जो उनको सॉर्ट आउट करना है। अमेरिका में भी हम देखते हैं, देखिए मेरे दिल को ना, जब हम इक्वेट कर देते हैं ईरान अमेरिका, अमेरिका ने जंग की शुरुआत की, अमेरिका ने ईरान की पूरी टॉप लीडरशिप को असैसिनेट कर दिया, उनको शहीद कर दिया। तो हम जब मामला आता है एक रेजोल्यूशन में, उसमें जब इक्वेट कर देते हैं कि किसकी गलती है, मुझे पर्सनली लगता है ये दुरुस्त नहीं है। क्योंकि अगर अमेरिका चाहता ये पूरा मामला शुरू ही ना होता, बल्कि पाकिस्तान में हम ईरान पे ज्यादा तनकीद करते हैं, अमेरिका में अक्सर कमेंटेटर्स अभी अमेरिका से प्रेसिडेंट ट्रंप पे सवाल उठाते हैं कि आप क्या सोच के ईरान गए, आपने क्या सोच के वहां पे हमला किया। तो क्योंकि इनिशियल इंस्टिगेटर अमेरिका था, तो इसलिए ठीक है, और वहां पे अमेरिका से ही सवाल जो है वो पूछे जा रहे हैं, पूछा जाना चाहिए। बट इस्लामाबाद MOU इज इम्पोर्टेंट, वक्त लगेगा, लेकिन ऐसी जो जंगें होती हैं जो कई दहाइयों की होती हैं, वो फौरन इस तरह खत्म नहीं होती। जी ठीक है जी। उमर चीमा साहब, तो आप क्या समझते हैं, अमेरिका या ईरान, किसकी वजह से अमल दरामद नहीं हुआ? अलीना, हमारा तो इसमें एक ये इंटरेस्ट है कि जो हमारी एफर्ट्स हैं वो किसी नतीजे पर पहुंचे, उनका कोई फायदा हो जाए। लेकिन यह है कि दोनों पार्टीज अपना अपना फायदा देख रही हैं, और मेरे ख्याल में जो उनके बयानात हैं उससे ज्यादा जो उनकी इंटेंशंस है और जो उनकी कैपेबिलिटी है वो मैटर करती है। इनके बयानात जो है वो मैटर नहीं करते, वो आए दिन चेंज होते रहते हैं। तो मैं जो देखता हूँ कि ईरान जो है वो इस टाइम ओवर कॉन्फिडेंट है, जो एक मुश्किल वक्त से वो गुजर रहे हैं, तो लिहाजा वो ओवर कॉन्फिडेंट है। और जो ट्रम्प है वो ओवर रिएक्ट कर रहा है, और ये है कि दोनों अब जो है ना अपना अपना एक, जैसे होता है ना, एक वारा फिगो भी शुरू हो गई हुई है। जो रीमा का पॉइंट है वो अपनी जगह पर दुरुस्त है, लेकिन कि इसमें किसने पहल की वो अपनी जगह पर, वो तो फैक्ट्स हैं। लेकिन राइट नाउ जो सूरत हाल है उसमें तो ईरान का जो एक कॉन्फिडेंस है और ट्रम्प की जो एक यानी कि वो चाह रहा है कि उसकी ईगो जितनी हर्ट हुई है वो किस तरह उसको विंडिकेट कर सकता है। तो मुझे लगता है कि ये थिएटर अभी आगे चलना है, यानी कि ये हमारी कोशिशें भी चलनी है, बल्कि हमारी इस तरह रेलिवेंट भी हमने रहना है कि हम आए दिन जो है वो दोनों साइडें जो है वो हमारे जरिए राब्ता करते रहेंगे। तो लेकिन ये मामला भी रुकने वाला नहीं है। अच्छा, बट रुकेगा या चलेगा सर, दो राय है ना इसके अंदर। एक ये है जो रीमा ने जाहिर की कि क्योंकि शुरू अमेरिका ने किया था इसलिए अमेरिका जिम्मेदार है। दूसरी राय ये है कि जब मामला सुलझ रहे थे और अमेरिका ने बड़ा इंटेंशन शो की और अभी तक कर रहा है कि वो मेज़ पर आना चाहता है, MOU भी हो गया इसके लिए, तो फिर ईरान ने गुस्सा दिखाना शुरू कर दिया और उसने कहा कि नहीं जी, अब हम नहीं बैठेंगे, हमारी सख्त शराइत हैं, क्योंकि एक हिस्ट्री रही है। सो इन दोनों में से किस मौक़िफ़ में वज़न है? अलीना, पहले जब ये ट्रम्प नहीं आया था ना, तो उस टाइम एक बड़ी एक हार्डलाइनर और जो उनके एक मॉडरेट है उनके दरमियान एक बड़ी टेंशन थी कि जो उनके प्रेसिडेंट हातमी, उन्होंने अपने लेवल पर कोशिश की, उस टाइम को दूसरी तरफ ओबामा थे। अब ये है कि दोनों तरफ हार्डलाइनर हैं, एक तरफ ट्रम्प है, दूसरी तरफ जो इधर के पासदारान इनकलाब हैं, दे आर कॉलिंग द शॉट्स। तो उस तनाजर में उन्हें जो एक लेवरेज हासिल है
وہ چاہ رہے ہیں کہ ہم جتنا ایسے بینیفٹ لے سکیں. بعض اوقات یہ بھی ہوتا ہے کہ آپ کو یہ طے کر لینا چاہیے کہ ہم نے کدھر تک جانا ہے, کدھر جا کے رکنا ہے. وہ ایسا لگتا ہے کہ جیسے ایران کو بھی یہ سمجھ نہیں لگ رہی کہ کس سٹیج پر ہم جا کر رکیں, اور انہیں اس میں جو لڑائی چل رہی ہے اس میں انہیں پولیٹیکلی ایک زیادہ ایڈوانٹیج ہے اپنے ہوم گراؤنڈ پہ, تو وہ بھی طے نہیں کر پا رہے ہیں, اور ٹرمپ جو ہے وہ بھی پھنسا ہوا ہے, وہ ادھر سے نکل نہیں پا رہا. تو کیا یہ کہہ سکتے ہیں کہ حال میں جو اسلام آباد MOU والی جو ایپیسوڈ ہوئی اس کے بعد ایران کے اوپر آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ اونس تھا کہ وہ نکل آتے اس سے باہر؟ مجھے ایک واضح جواب دے دیں, میں دراصل ایک واضح جواب چاہ رہی ہوں, اس لیے بار بار آپ کو. نہیں, میں تو یہ دونوں بڑی ڈرٹی پارٹی ہیں, میں ان کا کیا کر سکتا ہوں, میں کسی کو یہ نہیں کہہ سکتا کہ. اچھا چلیں, محمل آپ کی کیا رائے ہے؟ میں ابسٹین کرتا ہوں ان دونوں معاملے. محمل. رینا, میری تو ہمیشہ سے یہ رہی ہے کہ امریکہ ہی اس کا ذمہ دار ہے, اس کے اونس ویسے بھی ایران پہ ڈال نہیں سکتے. جیسے ریما نے بھی بات کی کہ اگریسر اس کے اندر امریکہ تھا اور وکٹم ایک ایران تھا, اور اگر ایران نے فائٹ بیک کیا ہے تو, اور اس کی وجہ سے اگر ان کا کانفیڈنس بھی بوسٹ ہوا ہے, لیکن ایسا تو نہیں ہے کہ ان کو جو ہے ان کا بہت بڑا لاس ہوا. نہ صرف یہ کہ لیڈرشپ کے اس میں ان کے رہبر کی شہادت ہوئی, باقی لیڈرشپ کی ویسے, لیکن ان کا اوور آل انفراسٹرکچر اکنامکلی. اب اصل جو بات ہے لینا وہ وہی ہے کہ ہاؤ کین دے ٹرسٹ یو ایس, ایران کیسے کرے. آپ مجھے بتائیں نا کہ جب ایک MOU کے اندر بھی چیزیں طے ہوئی تھی کہ جو چیزیں ہونی ہیں, جس کا بھی اعزاز نے بھی ذکر کیا, یعنی کہ آپ نے نہ فروزن ایسٹس آپ نے ان کے کیے, نہ آپ نے جو باقی چیزیں تھی وہ آپ کر نہیں رہے تھے, کوئی CBMs کوئی ایسی چیز آپ نے کی نہیں, اور اس کے بعد پھر آپ جو ہے وہ اسٹرائکس بھی دوبارہ شروع کر دیتے ہیں. تو ایران کے اندر obviously there is resilience and there is also anger کہ جب بھی وہ بار بار گارنٹیز کی بھی بات اس لیے کرتے ہیں, انہوں نے پہلے بھی کی تھی الینا جب ٹیمپریری سیز فائر ہوا تھا بفور دا MOU, کہ انٹرنیشنل گارنٹیز چاہیے کہ امریکہ تو کبھی بھی اٹھ کے کبھی بھی اس کا موڈ ہوگا تو وہ دوبارہ سے اٹیک کر دے گا. تو جب یہ چیز ہے تو obviously the onus is on the US, کیونکہ ایران نے نہ سٹارٹ کیا ہے اور نہ ہی, اور ایران جو بھی کر رہا ہے وہ سیلف ڈیفense کے اندر کر رہا ہے, وہ اس کو پرولونگ بھی نہیں کرنا چاہتا تھا, لیکن امریکہ ہے جو بار بار کہہ کر اور پھر جو ہے وہ دوبارہ سے اٹیک شروع کر دیتا ہے. ایک طرف کہتا ہے ہم بیٹھنا چاہتے ہیں, لیکن دوسری طرف دھمکیاں ان کی نہیں ختم ہوتی, سینکشنز نہیں ختم ہوتے. لینا ایک بات اگر میں ایڈ کر لوں چھوٹی سی, مختصراً بیکاز میں اعزاز صاحب کا بھی پوائنٹ نہیں لے رہی, ہم جی اوور ہیں. اچھا, مختصر پوائنٹ یہ ہے کہ میرا خیال ہے جو مکہ اگریمنٹ حال ہی میں ہوا وہ ایران کو ایک اور راستہ بھی دکھاتا ہے کہ جو ریجن میں ممالک ہیں ان کو ایلینیٹ نہ کیا جائے, اور ان کے ساتھ کوپریشن کے ذریعے بھی امریکہ کے خلاف ایک اچھا فرنٹ بن سکتا ہے. تو میں ایران کی قیادت کو بہت رومانٹیسائز بھی نہیں کروں گی, لیکن وین اٹ کمس ٹو دی US ورسز ایران تو میرا خیال ہے بہت کلیئر ہے کہ US یہاں پہ از ایٹ فالٹ. ٹھیک ہے جی, اعزاز سید صاحب I see you, لیکن مسئلہ یہ ہے بس ختم ہو چکا ہے تو اجازت لینی پڑے گی. اللہ حافظ.